किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। दलहनी फसलों के लिए बनी कार्य योजना, यूरिया की कमी पर सरकार सतर्क, धान को न बाढ़ मार सकेगी न झुलसा, फसलों को बचाने के लिए तैयार हुआ TMA 12 और आम के पेड़ों पर गुजिया कीट से बचाव जरूरी। और अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश में दलहनी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना में गन्ने के साथ उड़द, मूंग और मसूर की सहफसली खेती और आलू की फसल लेने के बाद खाली पड़े खेतों में दलहनी फसलें लेने पर खासा जोर दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में दलहन उत्पादन वर्ष 2010-11 से 2012-13 में कुछ सुधरने के बाद 2013-14 में फिर गिर गया। विशेषज्ञों की माने तो अगर सहफसली खेती की तरफ थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो तस्वीर बदल भी सकती है। इस कार्य योजना में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए सुझाव दिए गए हैं। आलू की फसल लेने के बाद इसके 4 लाख हेक्टेयर के खाली रकबे में उड़द, मूंग की जायद की खेती का सुझाव दिया गया है। प्रदेश में गेहूं की बुआई लगभग पूरी होने को है और पहली सिंचाई के साथ टॉप ड्रेसिंग यानी खरपतवार की निराई गुड़ाई भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त गेहूं के खेतों में यूरिया की खाद की सख्त जरूरत है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने हालात से निपटने के लिए कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। ये अधिकारी उर्वरकों की कमी का जायजा लेंगे। कृषि निदेशालय में उर्वरकों की कमी और उपलब्धता की जानकारी के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। किसान भाई इसके टेलीफोन नंबर 0522-220-9305 और 4926-398 पर संपर्क कर सकते हैं। धान की फसल को अब न बाढ़ मार सकेगी और न ही कोई कीटाणु या कोई रोग। वैज्ञानिकों ने धान की फसल को बचाने के लिए कुछ ऐसे ही जीन खोज निकाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ में धान की लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है। स्वर्णा सब एक नाम के जीन को धान की फसल में डाला गया है। इससे धान की फसल करीब 15 दिन तक पानी में डूबने के बावजूद खराब नहीं होती। वैज्ञानिकों ने धान में लगने वाले झुलसा रोग से बचाव के लिए PI54 नाम के जीन की भी खोज की है। इससे तैयार होने वाली फसल में झुलसा रोग लगता ही नहीं है। यह पूरे विश्व में धान में लगने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में फसलों को कीटनाशकों से बचाना होगा। यही नहीं, व्हाइट लाई कीट और अन्य हानिकारक कीट भी पौधों को खास नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनसे पौधों को बचाने के लिए प्रोटीन की खोज की गई है, जिसे TMA 12 नाम दिया गया है। यह प्रोटीन न केवल पौधों को व्हाइट लाई और अन्य हानिकारक कीटों से बचाएगा, बल्कि खाद्य के जरिए मनुष्य के शरीर में पहुंचने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा। बताते चले कि व्हाइट लाई बैंगन, टमाटर और कपास की फसलों को नष्ट करती है, तो ऐसा लगता है कि इसे किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ है। इसके चलते किसान इस पर शुगर सिरप डाल देते हैं, जिससे फसल काली पड़ जाती है। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में आम के बौर आने से ठीक पहले दिसंबर में गुजिया कीट का प्रकोप कहीं बागवानों के सपनों पर पानी न फेर दे, इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से बागवानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हल्की बारिश से आम के पेड़ों पर जमी मिट्टी धुल गई है, वहीं जाले भी साफ हो गए हैं। ऐसे में अब गुजिया कीट का प्रकोप बढ़ जाएगा। बचाव के लिए बागों की जुताई के साथ ही पेड़ों के तनों को भी ढकने का कार्य शुरू कर दें। किसान भाइयों, बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। किसान भाइयों को सलाह है कि वे पछेती गेहूं की बुआई अतिशीघ्र करें। इसके लिए बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा रखें। बुआई से पहले बीजों को बावेस्टीन या थायरम की 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो, वहां किसान भाई क्लोरपायरिफास 20 EC को 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ या सूखे खेत में छिड़क दें। सापेक्षिक आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वे सरसों में सफेद रतुआ रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो डाइथेन M45 को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए सरसों में चेपा तथा पेटेंट बग कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह हुई गोबर की खाद तथा पोटाश उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू की कुफरी बहार में पछेती झुलसा रोग आने की संभावना है, इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें। साथ ही जिन किसान भाइयों ने बीज आलू की फसल लगा रखी है, वे उसमें मैंकोजेब दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से चिपकाने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर इस तरह से करें कि पौधा पूरी तरह से भीग जाए।
जिन किसान भाइयों की टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है, वो मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधों की रोपाई उथली क्यारियों पर करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि संख्या अधिक हो तो बीटी को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ या स्पिनोसेट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। इस मौसम में मिलीबग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने के लिए किसान भाई जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें। तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें, जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। किसान भाई सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को हटाएं और उर्वरकों का बुरकाव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान शाहजहांपुर की मंडी में 1240 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 1260 रुपए, फैजाबाद में 1360 रुपए और हरदोई में 1365 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहजहांपुर मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 2025 रुपए, फैजाबाद में 2040 रुपए और हरदोई में 1950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहजहांपुर मंडी में 1445 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 1460 रुपए, फैजाबाद में 1485 रुपए और हरदोई में 1440 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चने की बात करें तो चना शाहजहांपुर की मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 3300 रुपए, फैजाबाद में 3680 रुपए और हरदोई में 3450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो शाहजहांपुर की मंडी में मसूर 5200 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 5350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। उड़द शाहजहांपुर मंडी में 5160 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 4950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 2260 रुपए, फैजाबाद में 3180 रुपए और हरदोई में 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहजहांपुर मंडी में 3260 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 3245 रुपए, फैजाबाद में 3185 रुपए और हरदोई में 3280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू शाहजहांपुर मंडी में 690 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 850 रुपए, फैजाबाद में 985 रुपए और हरदोई में 800 रुपए प्रति क्विंटल से बिका। टमाटर शाहजहांपुर की मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 820 रुपए, फैजाबाद में 865 रुपए और हरदोई में 950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहजहांपुर मंडी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहर में 1285 रुपए, फैजाबाद में 1370 रुपए और हरदोई में 1540 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नवीन जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान,
सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खेती पाती वीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग हों संग। बात बिल्कुल स्पष्ट है। खेती, पत्र लिखना, प्रार्थना करना और घोड़े की जीन को संभालना, यह कार्य व्यक्ति को स्वयं करने चाहिए। इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे कितने भी लोग आपके साथ में क्यों ना हो। और एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि हम खेती कर रहे हैं तो हमें वैज्ञानिक ढंग से ही खेती करनी चाहिए। यदि हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे तो ऊसर बंजर भूमि में भी फसलें लहला सकती हैं और इसके लिए आवश्यकता है उचित जानकारी की। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं ऊसर भूमि का सुधार एवं फसलें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मृदा एवं कृषि रसायन विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. पाठक जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऊसर भूमि होती क्या है, क्या अभिप्राय है इसका? ऐसा है भैया, जब सामान्य मृदा में लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है और पीएच मान उसका 8.5 से ज़्यादा हो जाता है और विनिमय सोडियम की प्रतिशत मात्रा 15% से अधिक हो जाती है, तो यह मृदा सामान्य मृदा से के श्रेणी में न रख करके ऊसर मृदा की श्रेणी में रख देते हैं। इसमें होता यह है कि बीज का अंकुरण जो है इन लवणों के प्रभाव से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अच्छा, बीज का अंकुरण ही नहीं होगा? अंकुरण ही नहीं होगा। अब आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि जब बीज का अंकुरण ही नहीं होगा तो कैसे आप ऊसर भूमि में अच्छी खेती कर सकते हैं जी। तो ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं कहते हैं। अगर डॉक्टर साहब अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में ऊसर भूमि किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ऊसर भूमि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करें तो एटा है और बुलंदशहर है और आगरा का क्षेत्र है, अलीगढ़ के क्षेत्रों में ऊसर मृदाएं बहुत पाई जाती हैं। इधर अगर हम मध्य क्षेत्र में आएँ तो आपका कानपुर है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, इन क्षेत्रों में इस तरह की मृदाएं पाई जाती हैं। और यहाँ अगर हम लखनऊ के आसपास देखें तो रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, इन क्षेत्रों में ऊसर मृदाएं पाई जाती हैं। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आजमगढ़ और उससे संबंधित क्षेत्र में इस तरह की मृदाएं ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इसका क्षेत्रफल अधिक है। जी डॉक्टर साहब, ऊसर भूमि एक समस्या है तो इसका निदान जरूर होगा। तो निदान इसका क्या है, कैसे इस भूमि का सुधार किया जा सकता है? इसका सुधार तो यह है कि क्रमबद्ध तरीके से इसका सुधार किया जाता है। सबसे पहले जनवरी फरवरी माह में अगर आपके पास कई खेत हैं, बड़े काश्तकार हैं, तो सर्वेक्षण कर लीजिए कि किस एरिया में आपके ऊसर भूमि है। उसके पश्चात जो है इसमें खेत के चारों तरफ मेड़बंदी कर दी जाती है, भूमि का समतलीकरण कर दिया जाता है तथा कल्टीवेटर या देसी प्लाऊ से, देसी हल से उसकी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद जब आपका मार्च अप्रैल का महीना आए
तब आप क्या काम करिए कि मृदा का एक नमूना प्राप्त कीजिए। इस नमूना लेने का उद्देश्य ये होता है कि विश्लेषण के द्वारा ये ज्ञात होता है कि कितना भूमि सुधारक इस भूमि में मिलाया जाए। रासायनिक भूमि सुधारक जैसे जिप्सम है, पायराइट है, इसकी कितनी मात्रा जो है उस उक्त खेत में मिलाई जाए जिससे कि उस भूमि का सुधार हो सके। तो इसके विश्लेषण के परिणाम पश्चात प्राप्त हो जाने के पश्चात आप जो है मृदा सुधारकों को खेत में फैला दीजिए, जैसे जिप्सम है, पायराइट है। अब ये फैलाने के बाद में इसकी पुनः जुताई कर दीजिए और खेत में पानी भर दीजिए। 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी 7 से 8 दिनों तक भरे रखिए। इसके पश्चात जो जल निकास नाली का आपने निर्माण किया था, उस नाली से के माध्यम से जो बचा हुआ पानी है उसको आप निकाल दीजिए और भूमि में बाकी पानी और मृदा सुधारक सब घुल करके जो हमारी प्रोडक्टिव लेयर है, उत्पादकता वाली लेयर है, यानी 0 से 15 सेंटीमीटर तक, उसमें जो है समस्त भूमि सुधारकों का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा और जो लवण हैं, जो हानिकारक लवण हैं, वो सब भूमि के नीचे बैठ जाएंगे और आपकी 0 से 15 सेंटीमीटर की जो उत्पादकता लेयर है वो उत्पादन के योग्य करीब करीब हो जाएगी। यद्यपि उसमें कुछ लवणों का प्रभाव तब भी रहेगा प्रथम वर्ष में, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसमें होता यह है कि जैसे सोडियम जो है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है इसमें ऊसर भूमि में, क्षारीय भूमि में खास तौर से। तो जब हम जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो जो कैल्शियम की मात्रा है वो सोडियम का विनिमय कर देती है, सोडियम को हटा देती है, और ये जो सल्फेट है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हटा करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर देता है। और सल्फर जो होता है या सल्फेट होता है, ये मृदा की संरचना भी ठीक करता है और अम्लीयता और क्षारीयता की समस्या को भी ये समाप्त करता है। इसके पश्चात जब आप ये कार्य कर लें तो एक बार जो है ये जून के महीने में ढैंचा की फसल ले लीजिए। हरी खाद है। अच्छा, पहली ढैंचा की फसल? हाँ, ढैंचा की फसल ले लीजिए और जो है इसके बाद जब ये ढैंचा की फसल पक जाए तो उसको आप जानते हैं हरी खाद को उसी खेत में पलट दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे जो जैव मात्रा है, बायोमास है, वो सब उसी के अंदर जो है मिल जाए। अब इसके पश्चात जब ये आपका खेत पूरी तरह से तैयार हो गया, रोपाई करने के पहले धान की, सबसे पहली फसल धान की लेंगे, रोपाई करने के पहले हम मृदा का पुनः परीक्षण कराएं। अच्छा। जिससे हमको मालूम हो जाएगा कि इस मृदा में जो हमने अभी हाल ही में ऊसर से सुधार किया है, सुधार उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसके आधार पर वो ये भी बताएंगे कि संतुलित उर्वरक की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पे, तो उस आधार पर आप धान में जो है आप उर्वरक डालिए और पौधों की रोपाई कीजिए और उसमें जो है आप फसल प्राप्त कीजिए। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो हम भूमि का सुधार, ऊसरी भूमि का सुधार करने जा रहे हैं, तो इसका सही समय कब है? मतलब कब से हम प्रारंभ करें? जनवरी माह से इसकी शुरुआत कर दें और जनवरी माह से शुरुआत करके और 6 महीने के अंदर ये जो है जुलाई में पौधे की रोपाई कर सकते हैं। धान के पौधों की 6 माह के अंतर्गत वो जो है भूमि करीब करीब जो है 75 से 80% तक सुधर जाएगी और यह प्रक्रिया हमको 2-3 वर्ष जारी रखना है जी। और हर वर्ष जो है शुरुआत के 2-3 वर्षों में खरीफ में धान की फसल अवश्य लें, क्योंकि धान की फसल ऐसी होती है जिसमें लवणों के प्रति सहनशीलता अधिक होती है और वो जो है कुछ अधिक पीएच पर भी जो है वो उसका उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रारंभ में हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जो भूमि का सुधार हम कर रहे हैं तो उस दौरान? सावधानियां, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जल निकास का प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फसल चक्र ये है कि जैसे मान लीजिए प्रथम वर्ष में आपने जनवरी में शुरू किया इसको और जून तक आपने सुधार दिया, फिर जब पहली फसल लें तो धान की लें और धान के बाद गेहूं की फसल लें और गेहूं के बाद पुनः हरी खाद की फसल लें। जब आप दूसरे वर्ष में आएँ तो पुनः धान की फसल लें, धान के बाद सरसों की फसल लें और उसके बाद फिर ढैंचा की फसल लें। जब इस तरह से 2-3 वर्ष हो जाए तब इसके बाद आप सामान्य रूप से इस मृदाओं में आप खेती का कार्य कर सकते हैं और आपको लगभग जो सामान्य मृदाएं हैं उसी के समान उपज प्राप्त होगी।
ये है। डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पर और स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या कुछ विशेष तरह की प्रजातियां होती हैं ऊसरी भूमि के लिए? हाँ, ऊसरी भूमि के लिए विशेष तौर से प्रजातियां होती हैं। जैसे धान के लिए हम विशेष तौर से बताएंगे, ऊसर 1 है, ऊसर 2 है, ऊसर 3 है, अभी नरेंद्र 1 एक नई वैरायटी निकली है, और जया है, सरजू 52 है। इस तरह की तमाम जो है प्रजातियां हैं, और इनकी खेती अगर हम करेंगे तो धान का अच्छा उत्पादन ऊसर भूमि से हम प्राप्त कर सकते हैं। जी, इनमें किस तरह के उर्वरक देने हैं और कब देने हैं? अब उर्वरक तो का ये है कि जैसे सामान्य मृदा में उर्वरक दिए जाते हैं उसी तरह से इसमें उर्वरक दिया जाता है, लेकिन उर्वरक इसमें जो है मिट्टी परीक्षण के आधार पर दिया जाता है। लेकिन एक जो सामान्य अगर एक जर्नल संस्तुति की हम बात करें तो इस तरह की मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जो हम सामान्य जैसे धान में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं तो उससे 15 से 20% करीब जो है ज़्यादा नाइट्रोजन देना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी सी फसल प्राप्त कर सकें। मतलब जो संस्तुत उर्वरक हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए। उनका ही करना चाहिए। और शुरू के वर्षों में थोड़ा सा चूंकि नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसलिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी है हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको धन्यवाद।